नमस्कार साथियों, आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारे मध्यकालीन भारत का सेकंड टॉपिक, जिसको हम कहते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों के आक्रमण को समझने के पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको इस्लाम के उदय के बारे में बताया है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, तभी आपको वो सारी चीज़ें आगे की अभी यहाँ पे समझ में आएंगी। क्योंकि उस वीडियो का संबंध इस वाले टॉपिक से ज़रूर है, ताकि आपको क्या है एक बाई एक के बाद एक सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसका लिंक किसी ना किसी के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ मिलेगा। अगर कोई नाम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वाइट बोर्ड में और आपको बोलता हूँ कि इसको आप ध्यान रखें, इसका मतलब ये है कि वो आपको डेफिनेटली आपको आगे नहीं आगे कहीं ना कहीं चल के उसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए पहले आप क्या करें, इस्लाम के उदय के चैप्टर को पूरा कंप्लीट रूप से समझ लें, उसके बाद हम अरब के आक्रमण के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और अब ये आपके सामने है भारत में अरबों का आक्रमण। और सवाल ज़्यादातर यहीं से बनते हैं, इस्लाम के उदय से तो एक दो सवाल बनते हैं, पर मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। और आपने ये चीज़ देखा भी होगा कि जितनी भी किताबें अगर आप मध्यकालीन भारत की पढ़ते हैं या जो भी अदर लोग जो आपको पढ़ाते हैं, वो मध्यकालीन भारत की शुरुआत सीधे भारत में अरबों के आक्रमण से पढ़ाते हैं और उसमें भी सीधे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सीधा पढ़ाया जाता है। परंतु मैं आपको यहाँ पे यूपीएससी के स्तर की पढ़ाई करा रहा हूँ, ताकि आपका स्टेट पीसीएस आसानी से निकल जाना चाहिए और यूपीएससी के लेवल में आपकी तैयारी बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको हर वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको हर वो एक एक टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए, मेंस में लिखने के लिए कहा जाए तो भी आपको बनना चाहिए, और अगर आप रिवाइज़ नहीं भी कर पाए तो आपके दिमाग में, जहन में वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक करना चाहिए। इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आज अरबों के आक्रमण को हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ मैप के माध्यम से समझेंगे, ताकि मैप के माध्यम से आपके दिमाग में एक इमेज के रूप में वो सारी चीज़ें फिट हो जाएँ, ठीक है ना। तो भारत में अरबों के आक्रमण को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कराता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कब, 632 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई थी तो 632 से लेके 661 ईस्वी तक हमने देखा था कि उनके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे खलीफाओं ने क्या किया था, अपना खिलाफत को, अपने साम्राज्य को चलाया, शासन किया। जिसमें से हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 खलीफाओं के बारे में देखा था, 4 खलीफाओं के बारे में, जिसमें से एक आपका क्या था, अबू बकर था। एक का नाम क्या था आपका, अबू बकर। एक का नाम था आपका क्या, उमर। एक का नाम था आपका क्या, उस्मान। और एक का नाम था अली। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, परंतु आज आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपका लिंक जल्दी हो जाए, ठीक है ना। जिसमें से हम लोगों ने ये देखा था कि ये अबू बकर, उमर और उस्मान, ये जो तीनों खलीफा थे, ये तीनों की तीनों खलीफा क्या थे, आपके सुन्नी क्षेत्र से थे, सुन्नी मुसलमान थे। क्या थे ये, सुन्नी मुसलमान थे। और सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप इस्लाम के उदय का वीडियो ज़रूर देख लें, है ना, वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा। परंतु ये जो अली जो था ये क्या था, शिया मुसलमान था, शिया मुसलमान के उनके दल का ये नेता बना था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि 632 के बाद, पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, ये खलीफा अभी कहाँ पे हैं, खिलाफत में हैं, इनका शासन अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में अरबों का आक्रमण कैसे कैसे होता है, और जो लोग डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम से पढ़ाना चालू करते हैं, क्या वो पढ़ाना सही है या गलत है, और क्या मोहम्मद बिन कासिम ही ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था अरब से, तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये चीज़ आज हम यहाँ पे पूर्ण रूप से जानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं 632 की टाइम पीरियड में, यहाँ फिर से आपके सामने लिख देता हूँ कि 632 में जब मृत्यु हो गई, इसके बाद दूसरे खलीफा चालू हो गए। सवाल आपके सामने ये उठता है सर कि क्या मोहम्मद बिन कासिम अरब से आने वाला पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, इस वाले क्षेत्र में, मतलब सिंध और हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में आक्रमण किया था, या फिर उसके पहले भी कोई व्यक्ति थे जिन्होंने अरब से
इस वाले क्षेत्र में, मतलब कहाँ पे, सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण किया। क्या पहले भी कोई व्यक्ति थे मोहम्मद बिन कासिम से पहले? तो ये चीज़ हम यहाँ पहले देख लेते हैं। तो 632 ईस्वी के बाद जो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अरब पे आक्रमण कराया था, मतलब एक टॉपिक आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व अरब द्वारा किया गया आक्रमण। कहाँ पे? सिंध में। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व सिंध पर अरब द्वारा किया गया आक्रमण, ये आपका टॉपिक पहले आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो सबसे पहला आक्रमण, जो सबसे पहला आक्रमण किया गया था, टाइम पीरियड देख लीजिएगा साहब, 336 से लेके 337 ईस्वी के बीच में पहला आक्रमण करवाया था। किसने कराया था? उमर ने। उमर कौन है? अब भी बताया हूँ आपको मैंने कि वो उमर जो खलीफा बन चुका था अबू बकर के बाद, उस उमर ने 636-637 ईस्वी के बीच में कहाँ पे आक्रमण कराया था, ये भी देख लीजिए। ये जो आपका बम्बई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका बम्बई पड़ता है। बम्बई के पास में आप देखना एक थाना पड़ता है, थाना। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे थोड़ा सा तो आपको पता होगा कि थाने जंक्शन पड़ता है, थाने, ये वही थाना है। तो उमर ने 636-37 के बीच में भारत के जो बम्बई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे उसने थाना, प्रॉपर थाना वाले क्षेत्र में इसने क्या करवाया था? एक नाविक इस्लामिक आक्रमण कराया था। मतलब सबसे पहला मुसलमान आक्रमण किसने करवाया था? उमर ने करवाया था, जब इसकी खिलाफत चल रही थी। मतलब इस समय वो यहाँ पे क्या बन गया था? खलीफा बन गया था उमर ने। तो उसने यहाँ पे एक नाविक आक्रमण कराया था। क्या कराया था? नाविक आक्रमण। नाविक आक्रमण मतलब ये समुद्री मार्ग से कुछ नाव जहाज़ों के माध्यम से यहाँ पे डायरेक्ट कुछ लोग आए होंगे सैनिक, और उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। परंतु ये जो आक्रमण था ये क्या था? आपका असफल आक्रमण था। एक बात याद रखें, ये क्या आक्रमण था? आपका असफल आक्रमण था। पहला आक्रमण किसने कराया था? उमर की खिलाफत में इसने सबसे पहला आक्रमण कराया। उसके बाद दूसरा आक्रमण जो होता है वो होता है आपका कब? ये तो 37 की हो गई। फिर आपका होता है 644 ईस्वी में। 644 ईस्वी में जिस समय आपका जो उस्मान होता है, जब वो खलीफा बन जाता है, उस्मान, हमने देखा था अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों एक के बाद एक क्या बनते गए? खलीफा बनते गए। तो उमर के बाद जब उस्मान की खिलाफत आती है तो 644 ईस्वी में उस्मान भी एक आक्रमण कराता है। कहाँ पे? सिंध के क्षेत्र में। सिंध के क्षेत्र में क्या कराता है? एक आक्रमण कराता है। परंतु स्वयं ये लोग कभी आक्रमण करने कभी नहीं आए हैं। एक बात याद रखना, अगर उमर ने भी जो आक्रमण कराया था बम्बई थाने वाले क्षेत्र में, तो उसने भी एक नाविक इस्लामिक अभियान, मतलब मुसलमानों की एक टीम पहुंचाया था, नाविक एक अभियान पहुंचाया था जो यहाँ पे जीतने के लिए आए थे, परंतु वो हार गए थे, असफल हुए। उस्मान ने भी क्या किया? एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अब्दुल बिन अमर, उसका नाम लिख लीजिए आप, ताकि ये व्यक्ति आपको आगे अगर कहीं मिलेगा तो आप उसको ध्यान में रखें। इसका नाम था अब्दुल बिन अमर। ये कौन व्यक्ति था? उस्मान की खिलाफत के समय में सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करने वाला व्यक्ति था, जो कि उस्मान की खिलाफत के समय में सेना का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। तो इसके नेतृत्व में उस्मान ने एक और अभियान पहुंचाया, एक और टीम पहुंचाई। कहाँ पहुंचाई? सिंध वाले क्षेत्र में, इसको जीतने के लिए। अब मैप में आइए और मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है अरब, यहाँ पड़ता है आपका क्या? सीस्तान। क्या पड़ता है आपका? सीस्तान। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर मैं आपको मैप के माध्यम से यहाँ कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो आप क्या करें? उसको घर में जाके एक बार वर्ल्ड मैप ओपन करके देखें और उस मैप के माध्यम से और चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। क्यों? क्योंकि ये सीस्तान मैंने आपको बताया, ये तो आप मैप में देख रहे हैं, परंतु जब आप ऑक्सफोर्ड का या वर्ल्ड मैप आप ओपन करके देखेंगे तो पूरा मैप सामने बगरा के रखना और उस पूरे मैप में कूद जाना, उसमें सो जाना कहने का मतलब, और ख़ुद उसमें देखना कि ये सीस्तान है। अच्छा, यहाँ से पहले अब्दुल बिन अमर यहाँ से गया, ऐसा गया, वैसा गया। तो ये क्या होता है? चीज़ें आपको मेमोराइज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले पढ़ के रखा हुआ था, फिर भी मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैप के माध्यम से मैंने पहले से समझ के रखा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी समझेंगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ याद रहेगा। तो अब्दुल बिन अमर के नेतृत्व में एक इस्लाम मुस्लिम टीम जाती है सिंध को जीतने के लिए, सीस्तान के रास्ते से होते हुए निकलता है और पाकिस्तान में इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे पड़ता है एक क्या? मकरान। क्या पड़ता है यहाँ पे? मकरान। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मकरान की घाटी देखने को मिलती है आपको। और मकरान के साथ साथ उस समय यहाँ पे एक बहुत प्रमुख बंदरगाह होता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवल बंदरगाह आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि 92 से लेके 2018 तक इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। जो व्यक्ति इंटरव्यू दे के आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों को उनके सवालों के बारे में पता चल जाता है कि उनने कौन कौन से सवाल पूछे थे। तो जिन लोगों का इतिहास ऑप्शनल था, जिन लोगों का नहीं था, इन सभी से कांटेक्ट करने के बाद वो सारे सवाल मैं आपके लिए निकाल पाता हूँ कि उन्होंने इन वाले टॉपिकों से क्या कभी आपसे कुछ पूछा है क्या। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो सीस्तान के रास्ते सबसे पहले कौन, अब्दुल बिन अमर कहाँ आता है, मकरान पे चढ़ाई करता है। मकरान पे चढ़ाई करने के बाद ये मकरान को क्या कर लेता है, जीत लेता है। मकरान को जीतने के बाद ये क्या करता है, देवल को भी जीत लेता है। देवल के रास्ते, यहाँ सीस्तान के रास्ते मकरान आता है, मकरान आने के बाद वो देवल पहुँच जाता है। देवल पहुंचने के बाद वो यहाँ से फिर बढ़ता है ऊपर की ओर, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, सिंध है। ये पूरा जो है आपका सिंध क्षेत्र है। इस क्षेत्र के राजाओं को भी ये लोग हरा देते हैं, यहाँ पे विजय हासिल कर लेते हैं। कौन राजा को हराया गया, किसने लड़ा, किसने नहीं लड़ा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको समझना ये ज़रूरी है कि कहानी आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम आया कैसे, और मोहम्मद बिन कासिम के पहले क्या हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब्दुल बिन अमर ने क्या किया, देवल होते हुए, देवल बंदरगाह पे भी अपना अधिकार जमाते हुए धीरे धीरे करके उसने पूरे सिंध वाले क्षेत्र को उसने क्या कर लिया, जीत लिया। परंतु सिंध को जीतने के बाद इसने ये चीज़ कहा कि हम क्या करेंगे, इसे जीतने के बाद अपने साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। किसने कहा था ये बात, अब्दुल बिन अमर ने कहा था कि हम इसको कंप्लीट रूप से हमारे अरब वाले शासन में नहीं मिलाएंगे। अब यहाँ से आपको एक सवाल पूछा गया है इंटरव्यू में कि उन्होंने ये पूछा था कि क्या जब अरब का आक्रमण हो रहा था और जिस समय सबसे पहली बार सिंध को जीता गया था, देखिए यहाँ पे आपको हिंट भी नहीं दे रहे हैं वो, उन्होंने बोला सबसे पहली बार सिंध को जीता गया था, किसने, अरब ने। तो सबसे पहले अरब को तो, सिंध को तो इन लोगों ने जीत लिया था। तो उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा था कि क्या सिंध को उस समय अरब में मिलाया गया या नहीं मिलाया गया। ये सवाल इंटरव्यू का बन चुका है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे अब्दुल बिन अमर ने यहाँ पे सिंध को जीता, तो इसने अरब वाले शासन में इसको मिलाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया ये भी समझ लीजिए। अब्दुल बिन अमर ने एक पत्र लिखा, किसे, यहाँ के अपने किसको, खलीफा को, मतलब उस्मान को, खलीफा को एक पत्र लिखा। उसमें स्पष्ट रूप से उसने ये चीज़ बात कह दी थी, जो इतिहासकारों को प्रमाण मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, जो उनको पत्र मिलते हैं, उसके माध्यम से ये बात पता चली कि इसने एक पत्र लिखा जिसमें ये लिखा हुआ था साफ साफ कि इस वाले क्षेत्र में, मतलब सिंध वाले क्षेत्र में, ना तो पानी की मात्रा अच्छी है, ना ही खाने पीने के लिए फल फूल उपलब्ध है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से सैनिक रखते हैं तो यहाँ के डाकू भी बहुत खतरनाक है। मतलब सिंध वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे, आदिवासी डाकू, बड़े खतरनाक क्रूर किस्म के थे। तो उसने कहा कि अगर हम यहाँ पे थोड़े से डाकू रखते हैं तो उनकी मृत्यु कर दी जाएगी, उनका वध कर दिया जाएगा, और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा सैनिक पहुँचाते हैं तो वो लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। इसी कारण से अब्दुल बिन अमर ने क्या किया, इनको अपने शासन में मिलाने से मना कर दिया। तो सिंध को तो इन लोगों ने जीत लिया था, परंतु इसको साम्राज्य में मिलाया ही नहीं गया। इसीलिए इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछता है कि सिंध को पहली बार जब जीता गया तो क्या अरब शासन में उसको मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया। नहीं साहब, नहीं मिलाया गया था, जिसका कारण मैंने आपको बताया। तो सिंध अभी भी वैसा की वैसा ही पड़ा है। अब ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे हो रही थी तो ये इसके बाद ये सब वापस आ गए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देख लिया उन्होंने कि पानी, भूख प्यास के लिए दिक्कत वाली समस्या है। फिर भी अरब लोग धीरे धीरे करके ये देवल के बंदरगाह के माध्यम से इसके जो दक्षिणी वाले भाग है, पश्चिमी वाले भाग है, यहाँ से इसके ऊपर लगातार आक्रमण करते ही रहे। मतलब 644 के बाद भी आक्रमण हुए हैं। हम देखेंगे तो 658 में आपका आक्रमण हुआ, 662 में आपका आक्रमण हुआ, 664 में आपके आक्रमण हुए। ऐसे लगातार आक्रमण होते ही रहे। और एक समय ऐसा आया कि 8वीं शताब्दी तक क्या हुआ, अरबों ने इस वाले मकरान और देवल वाले क्षेत्र को कंप्लीट रूप से अरब वाले प्रदेश में मिला लिया। 8वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या किया, मकरान के क्षेत्र को पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, ताकि इनको अब सिंध को जीतने के लिए अब इनका रास्ता एकदम क्या हो गया, साफ हो गया।
तो पूर्ण रूप से अरबों ने 8वीं शताब्दी में क्या कर लिया था, सिंध को नहीं जीता था, परंतु मकरान वाले क्षेत्र में इसको अरब शासन में इन्होंने शामिल कर ही लिया था, मकरान के क्षेत्र को। तो ये यहाँ तक की कहानी है मोहम्मद बिन कासिम के पहले की, कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी क्या यहाँ पे कोई आक्रमण किया गया था कि नहीं किया गया था। तो जो मुख्य कारण थे ये मैंने आपको बता दिया हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना है। और मेंस आंसर राइटिंग जब आप करते हैं और अगर मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित कोई सवाल अगर आपका आता है तो थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि के मतलब बाद आप क्या कर दीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक बना के लिख दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व अरबों द्वारा किया गया सिंध पर आक्रमण। अरे 2 लाइन का लिख देना साहब, बहुत मज़ा आ जाएगा सामने वाले को चेक करने में, बहुत सही आंसर समझ में आएगा आपका। तो इन जो चेक करने वाला होगा आपकी कॉपी वो जान जाएगा कि बंदे ने बहुत डिटेल में अच्छी स्टडी करा है और समझ के स्टडी करा है। तो ये तो थी कहानी आपकी मोहम्मद बिन कासिम के पहले की। इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण तो किया ही किया, कहाँ पे किया ये। अब जब आपके सामने एक सवाल बनेगा साहब, यहाँ से आपके मन में आ रहा होगा कि जब इन लोगों ने मकरान वाले क्षेत्र को जीत लिया, उसके बाद यहाँ पे सिंध वाले क्षेत्र को इनको ज़रूरत नहीं थी जीतने की, क्योंकि यहाँ पे पानी भूख प्यास की दिक्कत थी, तो इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी आक्रमण करने की। फिर मोहम्मद बिन कासिम को ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी थी कि उसने क्या किया, अरब से सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करना चालू कर दिया। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण क्या था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आक्रमण के पहले हम देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में अरबों का कारण क्या था कि उन्होंने सिंध के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण के कारण हम सबसे पहले जान लेंगे। उसका एक ही मुख्य कारण था और जिसको इतिहासकारों ने अलग अलग रूप में पेश किया है, और जितने रूप में पेश किया है मैं सारे रूप आपको यहाँ पे बताऊंगा, ताकि जो भी रूप आपको समझ में आएगा वो आप लिख देना, क्योंकि सामने वाला जांचने वाला किस किताब को पढ़ के बैठा है ये हम नहीं जानते। हमको एग्ज़ाम देना है तो हमें सारी किताब भी पढ़ना पड़ता है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं पढ़ के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आक्रमण के कारण। आक्रमण के कारण किनके, अरबों के। अरबों के कहाँ पे, सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण के कारण। क्यों कारण है ये हम सबसे पहले समझेंगे। ऐसा माना जाता है, देखिए एक बात तो आप जानते हैं कि 722 ईस्वी तक अरबों ने सिंध को पूर्ण रूप से जीत लिया था, परंतु उन्होंने जब सिंध को जीता था तो उसके पहले भी हमने देखा कि 636 से लेके 658-64 तक आपके क्या होते रहे, आक्रमण होते रहे। अंततः 8वीं शताब्दी में इन्होंने सिर्फ मकरान के क्षेत्र को जीता था। अभी 722 तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। इसके दौरान ही, इसके बीच की बात ही है, मतलब 722 के पहले ही बात है ये, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक श्रीलंका पड़ता है, आपके इंडिया के पास में एक श्रीलंका पड़ता है, ठीक है ना। तो एक समय की बात है जिस समय श्रीलंका में एक राजा हुए। राजा कौन थे वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉर्मल कहानी समझना है। श्रीलंका में एक राजा हुए और उस समय इस अरब वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति था जो कि यहाँ पे क्या बन गया था, खलीफा बन गया था, जिसका नाम था हज्जाज। अरब में जिस समय हज्जाज खलीफा बन गया था उस समय की बात है। यहाँ पे लंका वाला जो क्षेत्र है, लंका के राजा ने क्या किया, एक नाव में उन सभी कन्याओं को पहुँचाया जिनके पिता मुसलमान थे, मतलब उन व्यापारियों की कन्याओं को, अनाथ कन्याओं को जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो मुसलमान थे, मुसलमान व्यापारियों की कन्याओं को जो मर चुके थे, उनकी अनाथ कन्याओं का एक काफिला, एक टीम, मतलब एक नाव में उन कन्याओं को ये कहाँ पहुँचा रहा था, हज्जाज के पास पहुँचा रहा था। परंतु आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी नाव अगर यहाँ कहीं से निकलता है, जहाज़ निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं बंदरगाह होते हुए ही जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देवल एक बंदरगाह है यहाँ पे। और इस समय सिंध में किसका राज चल रहा है, दाहिर का राज चल रहा है। इस समय सिंध का जो राजा है वो कौन है, दाहिर। दाहिर यहाँ का राजा है। देवल उसके बंदरगाह में आता है या नहीं, देवल उसके राज्य में आता है नहीं आता है, ये हम आगे देखेंगे। तो जिस समय लंका के राजा ने एक बहुत सारी कन्याओं को, सुंदर कन्याओं को, जो कि कौन थी, मुस्लिम व्यापारियों की अनाथ कन्याएं थी जो मर चुके थे मुस्लिम व्यापारी, उनका जब यहाँ से काफिला जा रहा था और वो कहाँ पहुँचा रहा था, अरब के जो खलीफा थे हज्जाज, उसके पास उनको पहुँचा रहा था, तो क्या हुआ, यहाँ पे देवल में क्या हुआ, उस नाव को यहाँ पे क्या किया गया, लूट लिया गया। कुछ समुद्री लुटेरों ने देवल के बंदरगाह के पास उसे लूट लिया। एक कारण तो ये बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि लंका का जो राजा था उसने क्या किया था, इस्लाम धर्म को क्या कर लिया था,
स्वीकार कर लिया था, वो स्वयं खुद इस्लामिक बन गया था, मुसलमान बन गया था। और जब वो मुसलमान बन गया तो उसने क्या किया, हज्जाज के पास बहुत सारे हीरे जेवरात गिफ्ट पहुंचाने की कोशिश की, कुल मिला के उनको क्या तोहफे पहुंचाने की कोशिश की। तो उसमें बहुत सारा पैसा भी था, हीरे जवाहरात जो भी उसने पहुंचाया, तो वो भी एक जहाज़ के माध्यम से पहुंचाया होगा। और जब वो यहाँ जा रहा था तो फिर वही कहानी यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे उसको लूट लिया गया, उसको पुनः डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। एक कहानी ये बताई जाती है किसी किसी किताब में, और एक कहानी ये भी बताई जाती है कि हज्जाज ने क्या किया था, उसके कुछ उत्तराधिकारी थे, उसके जो अधिकारी थे, कुछ उसके जो क्या थे, उसके जो प्रतिनिधि थे, उन सभी को इसने क्या किया था, अरब वाले क्षेत्र से कहाँ पहुँचाया था, सिंध वाले क्षेत्र में पहुँचाया था। क्यों पहुँचाया था कि वो वहाँ पे जाएं और वहाँ से कुछ दासियों को और वहाँ से कुछ कीमती तोहफों को, कीमती चीज़ों को खरीद के लेके आए। तो कुल मिला के जब ये लोग यहाँ से आते थे और जब भी ये देवल बंदरगाह के पास आते थे तो कुल मिला के यहाँ पे इनको क्या समुद्री डाकू लूट लेते थे। तो जब यहाँ पे समुद्री डाकू इनको लूट लेते थे और ये बात हज्जाज को जब पता चली तो उसने एक पत्र लिखा, किसे, दाहिर को। और दाहिर को जब उसने पत्र लिखा उसमें ये लिखा गया कि भाई साहब आपके समुद्री डाकू हमको लूट लेते हैं बार बार, हमारा जहाज़ लूट लिया, हमारे पैसे जेवरात सब लूट लिए, लड़कियों को तक लूट लिया। तो उसने उसकी क्षतिपूर्ति मांगी, किससे, दाहिर से मांगी। दाहिर ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब ये जो लूट की गई है ये समुद्री लुटेरों द्वारा की गई है, और जो देवल बंदरगाह की आप बात कर रहे हैं वो मेरे नियंत्रण में नहीं आता है, और वो समुद्री डाकुए भी मेरे नियंत्रण के बाहर हैं, तो क्षतिपूर्ति मैं नहीं कर पाऊंगा। यही बात को लेके विवाद बना किसके बीच में, अरब और सिंध को लेके, कि भाई साहब आपने लूटा कि लूटा और हमारी क्षतिपूर्ति भी नहीं की। तो ये इनका एक कारण था इसमें आक्रमण करने का। समझ में आ रहा है, सिंध पे आक्रमण करने का कारण ये था। ये कारण नहीं था कि उनको सिंध पे कब्जा करना था, सिंध पे कब्जा करने की कोई चाहत नहीं थी उनकी, परंतु जब उनको एक ये कारण मिल गया कि हमें सिंध पे दाहिर को ख़त्म करना है क्योंकि इसने हमारी क्षतिपूर्ति नहीं की है, तो ये उनका एक मुख्य कारण था। परंतु मैक्सिमम इतिहासकार ये मानते हैं कि अरब लोगों का जो मुख्य कारण था वो इस्लाम का प्रचार करना था। क्या करना था, इस्लाम का प्रचार। वो किसी भी माध्यम से करना चाहते थे, चाहे उनको ये भले ही एक वजह मिल गई आक्रमण करने की, परंतु उनका जो मुख्य मोटो था वो था इस्लाम की प्रचार करना, इस्लाम धर्म को फैलाना, ये उनका प्रचार था। साथ ही साथ उनको धन संपदा में वैसे ही महत्वाकांक्षी थे उस चीज़ को लेके, तो सिंध वाले क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती लूटने खाने को, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण करना चालू कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सिंध पे आक्रमण किया गया है तो उसका कारण भी क्या था और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण क्यों किया गया, तो ये इसका मुख्य कारण था। तो कारण आपको समझ में आया। अब सबसे पहली बात ये आती है कि क्या सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया था कि हज्जाज के कहने के बाद, मतलब हज्जाज ने जब ये बात कही और हज्जाज को जब ऐसा रिप्लाई मिला, फीडबैक मिला दाहिर से, तो क्या सबसे पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम ही था क्या, कि उसको डायरेक्ट ही पहुंचा दिया गया कि भाई आप ही जाओ, आप ही जाके आक्रमण करो, या उसके पहले भी एक दो लोगों ने ट्राई किया होगा कि पहले इसको पहुँचाया, बाद में उसको पहुँचाया, फिर मोहम्मद बिन कासिम को पहुँचाया। तो ये कहानी आप सबसे पहले यहाँ से ऐसे उसको समझ लीजिए। तो कहानी शुरू होती है आपकी 711 ईस्वी से, मतलब जिस समय हज्जाज ने आक्रमण करने के लिए यहाँ पे कहा, तो कहानी उस समय हो गई थी आपकी 711 ईस्वी की। टाइम पीरियड अगर आपको पता होता है, डेट, टाइम से पीरियड, समय आपको पता होता है, तो चीज़ें और अच्छे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आती है। तो आप देख रहे हैं कि 722 में पूर्ण रूप से इन्होंने अधिकार कर लिया था, परंतु ये उसके पहले की कहानी चल रही है। तो 711 ईस्वी में हज्जाज द्वारा सबसे पहला व्यक्ति जो सिंध को आक्रमण करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया था, उसका नाम क्या था, उबैदुल्ला ये व्यक्ति था। इसके नेतृत्व में उन्होंने सबसे पहले सिंध पे, मतलब दाहिर पे आक्रमण करने का प्लान बनाया और इसने किया भी, परंतु ये क्या हो गया, असफल हो गया, ये यहाँ पे जीत नहीं पाया। उसके बाद फिर उबैदुल्ला के बाद फिर उन्होंने एक व्यक्ति को फिर नियुक्त किया जिसका नाम था बुदेल। इसने भी आक्रमण किया, परंतु ये भी क्या हुआ, असफल हो गया। अब इन परिस्थितियों में जब दाहिर को कोई जीत नहीं पा रहा था, तो फिर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम। ये वो व्यक्ति था जिसको यहाँ पे चुना गया था दाहिर पे आक्रमण करने के लिए। आप समझिए मोहम्मद बिन कासिम कोई भगवान का अवतार नहीं था या फिर अचानक से पैदा नहीं हुआ था, एक सीक्वेंस ही, सेना का ही कोई ना कोई वो भी क्या था, एक सिपाही ही था जिसको चुना गया था दाहिर पे आक्रमण करने के लिए। तो ये चीज़ें एकदम नॉर्मल चीज़ें ही हैं, बस इसको हवा बना लिया जाता था, ओ माय गॉड मोहम्मद बिन कासिम कितनी बड़ी चीज़ होगी कि उसको क्या पढ़ना होगा।
बहुत नॉर्मल सी कहानी इनकी। जब आपको कहानी समझ में आ जाएंगी तो आप इसको ज़्यादा टिपिकल नहीं बनेगा आपके लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे चुन लिया गया इन परिस्थितियों में जब दाहिर को जीत नहीं पा रहे थे कोई भी लोग, तब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को चुना गया तीसरा व्यक्ति। इसने क्या किया, आक्रमण किया। अब एक बात थी, मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज के पूरे खिलाफत के अंदर में सबसे प्रतापी था, बहुत साहसी भी था, दिमागवर भी था। और ये दिमाग कितने तरीके से लगाता था कि ये सिर्फ बल का प्रयोग नहीं, थोड़ा सा क्या करता था, यहाँ पे दिमाग का भी प्रयोग करके लोगों को जीतता था, साम्राज्य को जीतता था। एक व्यक्ति हुए इतिहास के अंदर एक व्यक्ति हुए बहुत फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नाम ध्यान रखिएगा, मेंस में आंसर लिखेंगे तो इसका जिक्र जरूर करना है आपको। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये एक इतिहासकार हैं, मध्यकालीन भारत के समय के बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं। इनकी बहुत सारी टिप्पणी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिखी, बताया, पूरे विश्व को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम मध्यकालीन भारत के अंदर में सबसे खतरनाक व्यक्ति था। और इसने ये बताया कि जिस समय इसने आक्रमण किया, 711 के समय में इसने आक्रमण कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पे। जब इसने आक्रमण किया तो मैं आपको बता दूँ, इसने जो क्या होते हैं आपके खलीफा होते हैं, खलीफा की आप देखना, जैसे आपके प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के साथ जो सिक्योरिटी चलती है जिनको हम क्या बोलते हैं Z++ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी उनको बोलते हैं, तो वो सिक्योरिटी टाइप के व्यक्ति भी खलीफा के समय में उनकी रक्षा करते थे। मतलब खलीफा की सबसे उच्च कोटि के धनुर्धर वाली सेना जो कि खलीफा की हिफाजत करती थी, उन सैनिकों को इसने साथ में लेके आया। लगभग 10,000 सैनिक, उस टाइप के सैनिक लेके आया, कुल मिला के कमांडो टाइप के सैनिक। एक होता है ना कि पुलिस होते हैं और एक आर्मी वाले होते हैं, तो आर्मी वाले को ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं क्योंकि वो फौज में होते हैं। तो उस टाइप के सैनिक को इसने लेके आया, किस पे, दाहिर पे आक्रमण करने के लिए। एक बात, साथ ही साथ इसने क्या किया, 6,000 ऊँट की सेना भी लेके आई, ऊँट लेके आया साथ में, 6,000 ऊँट की सेना। 3,000 इसने क्या किया, जो गधे होते हैं, गधे, अच्छा गधे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय क्या था, ये जो गधे थे ये क्या थे, आपके जो ईरान वाला क्षेत्र था, ठीक है ना, और ईरान वाले क्षेत्र में ये सबसे प्रमुख पशु था जो कि क्या करता था, युद्ध की सामग्री को लाने ले जाने के लिए क्या करता था, इसको उपयोग किया जाता था, जिसका उपयोग तो हम आज भी करते हैं। तो 3,000 जो थे आपके, क्या किया इन्होंने, उस गधे के रूप में उस गधे के ऊपर युद्ध की सामग्री को लेके आए। साथ ही साथ 5 बालिस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बालिस्त 5 इन्होंने क्या लेके आए, बालिस्त लेके आए। बालिस्त क्या होता है आप समझ लीजिए, आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि एक यंत्र होता है जो बहुत बड़ा पत्थर उठा के फेंकता था। आपने देखा होगा ना, जो अमरेंद्र बाहुबली होते हैं जिनके हिस्से में तीर कमान वाले लोग तो नहीं आते परंतु वो बालिस्त आते हैं, तो जिसमें बहुत बड़ा पत्थर सेना के ऊपर फेंकते हैं। तो उसी यंत्र को मुस्लिम समाज में इस समय क्या कहा जाता था, बालिस्त कहा जाता था। कुल मिला के बालिस्त क्या है, पत्थर फेंकने की, बड़े पत्थर फेंकने का यंत्र है। तो ये 5 बालिस्तों को लेके ये भाई साहब यहाँ पे दाहिर के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। ये डिटेल कौन देते हैं, हमारे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इतनी पूर्ण रूप से तैयारी करके जो व्यक्ति अगर यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, सिंध क्या वो तो पूरा भारत को भी जीत लेता। तो यहाँ से इसकी कहानी होती है, मोहम्मद बिन कासिम की शुरुआत होती है यहाँ से। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसके बारे में कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि इसने ये सारी चीज़ें लेके आई। जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है ताकि आपका एक कंटेंट अच्छा बन जाए, एक आपका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा बन जाए और उस टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें आपके सामने वहाँ पे क्या होती हैं, एक जगह पे आपको मिल जाती हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पे आक्रमण जो किया तो क्या डायरेक्ट दाहिर पे आक्रमण कर दिया या फिर उसने धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मोहम्मद बिन कासिम की पूरी आक्रमण की यात्रा। तो अब हम यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की जो आक्रमण की यात्रा थी वो किस प्रकार उसने कहाँ पे आक्रमण किया और क्या क्या करते हुए चला आया, वो ये हम यहाँ से धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ों को आप प्रॉपर नोट्स के माध्यम से आप बनाते जा रहे होंगे क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और नोट्स जो आप बना रहे होंगे अपने हिसाब से, उसमें बस ये चीज़ ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप क्या करते जाएं, मेंशन करते जाएं, ताकि आपको बाद में जब भी आप उसका रिवीजन करें तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को। यहीं से आपकी शुरुआत होती है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है।
पहला अरब की ओर से मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने सिंध को जीता था। एक बात पहला, परंतु मैं आज भी एक बात कह रहा हूँ आपको, सिंध आपका यहाँ पे भारत के साइड है, आधुनिक भारत के नक्शे के साइड है। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने भारत को जीत लिया था, नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ सिंध को जीता था। सिर्फ कहा यह जाता है कि पहला अरब का व्यक्ति था जिसने भारत को जीता था। अब भारत उस समय सिर्फ इतना नहीं था, उस समय भारत में पाकिस्तान भी था और अफगानिस्तान भी था। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, साम्राज्य था, वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो ये पूरा एक कंप्लीट रूप से उस समय भारत के अंदर ही आता था। इसी कारण से कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि ये पहला अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पर भारत कौन सा? प्राचीन भारत, 8वीं-9वीं सदी का भारत। परंतु आज का 21वीं शताब्दी के भारत के नक्शे में मोहम्मद बिन कासिम ने कदम भी नहीं रखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम की शुरुआत करते हैं हम। मोहम्मद बिन कासिम जब निकला तो शुरुआत टाइम पीरियड अभी भी यहाँ पे किसका चल रहा है? 711 ईस्वी की बात चल रही है। कब? 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी पूरी इस सेना को लेके निकला तो वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा? मकरान के रास्ते देवल में पहुँचा। देवल इनका ऑलरेडी पहले से कब्जा तो था ही था, परंतु ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी प्लॉट को अगर आप ले लेते हैं और वो 10 साल तक आप उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे कोई ना कोई झुग्गी झोपड़ियाँ आप वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे ही देवल में भी हुआ था कि दाहिर का इसने तो बोला था कि देवल मेरे क्षेत्र में आता नहीं है। तो यहाँ पे देवल में क्या हुआ? बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों ने यहाँ पे क्या कर लिया था? अपना अधिकार जमा लिया था। और साथ ही साथ दाहिर का एक भतीजा था, उसने दाहिर ने उसको बोल दिया कि एक काम करो कि आप जाओ और वहाँ पे आप उनकी रक्षा करने का काम करो, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में ये लोग अरब से तो हेल्प मांगने जाते नहीं, क्योंकि इनको तो हिंदू शासक से इनको मतलब था, दाहिर हिंदू शासक था। तो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, ब्राह्मण लोग रहते थे, तो ये सारे लोग किसके पास जाते थे? दाहिर के पास ही अपनी हेल्प के लिए जाते थे, मदद के लिए जाते थे। तो इसलिए दाहिर ने यहाँ पे अपने एक भतीजे को क्या कर दिया था? नियुक्त कर दिया था देवल और मकरान वाले क्षेत्र में कि उसकी हिफाजत करने का काम ये करेगा। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पूरा काफिला लेके निकला सिंध पे आक्रमण करने के लिए, तो सबसे पहले उसने क्या किया? देवल पे आक्रमण किया। और देवल पे आक्रमण करने के बाद उसने पूर्ण रूप से देवल को जीत भी लिया था, परंतु जीतने के पहले 3 दिन तक घमासान युद्ध चलते रहा। अब वो युद्ध क्यों चलते रहा ये भी आप समझ लीजिए। 711 ईस्वी में जब देवल पे मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी पूरी सेना के साथ इसमें आक्रमण किया तो इस समय कौन था? दाहिर का जो भतीजा था इसकी रक्षा कर रहा था, उसने डट के सामना भी किया। कुछ परंपराओं के हिसाब से ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि कुछ परंपराओं में ऐसा भी पाया गया है कि लाख अथक प्रयास करने के बाद अरब लोग देवल को नहीं जीत पा रहे थे। मतलब देवल को जीतना उनके लिए असंभव सा हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। और वो इसलिए हो रहा था कि परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि देवल के जो ब्राह्मण थे, जो भी बौद्ध भिक्षु ब्राह्मण थे, इन्होंने क्या बनाया था? एक रक्षा कवच बनाया था, जिसको इस्लाम धर्म में हम ताबीज बोलते हैं ना, ऐसे ही इसने अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या बनवाया था? एक रक्षा कवच बनवाया था। और उस रक्षा कवच को यहाँ कोई मंदिर रहा होगा, प्रसिद्ध मंदिर रहा होगा, उस मंदिर में जाके इन्होंने क्या कर दिया? उसको रख दिया ताकि हमारे क्षेत्र पे कोई आक्रमणकारी विजय न कर पाए। और इसी कारण से अरब लोग यहाँ जीत भी नहीं पा रहे थे। परंतु ऐसा था कि जब मकरान से देवल तक मोहम्मद बिन कासिम की सेना आ रही थी तब इसको किसने साथ दिया? जाटों ने और मेड़ों ने। ये 2 प्रकार की यहाँ पे क्या थी? जनजाति जाति रहती थी, जिन्होंने मकरान से देवल तक आने के लिए मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, उनको रास्ता बताया, सारी चीज़ें बताया। इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने दाहिर के साथ विश्वासघात किया, इस पूरे क्षेत्र के साथ भी उन्होंने विश्वासघात किया और उस रक्षा कवच के बारे में मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया। जब मोहम्मद बिन कासिम उस क्षेत्र में गया, उस मंदिर में गया, तो उसने क्या किया? मंदिर को तो तोड़ा ही तोड़ा, मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद भी बनवाया, साथ ही साथ जो रक्षा कवच मिला उसको तोड़ के उसने फेंक दिया। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा पुरानी परंपराओं में ऐसा होता रहता है कि अंधविश्वास इस कदर तक वहाँ पे फैल जाता है कि लोग अपने जीवन मरण का निश्चय भी उसके ऊपर करने लगते हैं। इसका एक प्रमाण आप देखना, बाहुबली मूवी में ही आपने देखा होगा कि जिस समय वो काले का झंडा चढ़ जाता है ना ऊपर, वो क्या नाम रहता है उसका? काला काला सा रहता है, जो क्या था उसका अजीब सा नाम, काल के ओडा ऐसा करके बोलता था जो, वो उसका जैसे ही झंडा ऊपर चढ़ जाता है तो बाहुबली की पूरी सेना मृत्यु करके नहीं करने लगती है क्या? तो अब देखो, झंडे के चढ़ने से उनकी पूरी सेना में ये सारी चीज़ फैल गई कि अब हमारी मौत तो निश्चित है।
उनके मन में ये चीज़ आ गई। परंतु फिर वो राजा ने उनके साथ क्या किया, मतलब मोटिवेट किया कि कौन जाएगा, मैं जाऊंगा और मैं करूंगा ऐसा वैसा। तो ये राजा की कहानी थी। तो ऐसे ही कुछ अंधविश्वास इनके यहाँ की जनता में भी था कि जैसे ही रक्षा कवच टूटा सबको लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु तो निश्चित है। तो यहाँ से सारे लोग भागने लगे, किसी ने लड़ने का साहस भी नहीं किया कि अब रक्षा कवच टूट गया मतलब हम तो मरेंगे ही मरेंगे। तो सारे लोग कहाँ भागने लगे, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई, अरे बहुत भाग रहे थे लोग, मैं भी था वहाँ पे, सब भाग रहे, सब इधर किधर भाग रहे। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए आप, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे जीता नहीं, उसको जीत तोहफे के रूप में मिल गई सिर्फ रक्षा कवच को टूटने के बाद। 3 दिन तक भाई साहब जनसंहार चलते रहा, खूब मारकाट हुई, जितने लोग मिल गए उनको मार काट के ख़त्म कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई यहाँ जीतने के बाद कि 17 वर्ष से जितने भी लोग ऊपर के थे उन सबको उसने क्या कर दिया, मार दिया। जितने बौद्ध भिक्षु थे, ब्राह्मण थे, सबको इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कहा गया, मुसलमान बनने के लिए कहा गया। जो बन गया उसको जीने का अधिकार था, जो नहीं बना उसका वध कर दिया जाता था। जो स्त्रियां थी वो मुसलमान नहीं बनी तो उनको दासी बना के उनके साथ बलात्कार करके मार दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने जिस समय यहाँ पे आक्रमण किया तो 17 वर्ष से जितने भी लोग नीचे थे उनको उसने इसलिए जीवित रहने दिया मुसलमान बनने के बाद, ताकि ये लोग आगे चल के इसके साम्राज्य को हेल्प करेंगे। बूढ़े बुजुर्ग उसके किसी काम के नहीं थे। जितने मंदिर थे सारे मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनाई गई। इतना भयंकर का नरसंहार हुआ। साथ ही साथ इसको इस वाले क्षेत्र में, देवल वाले क्षेत्र में एक बहुत अच्छा जो बौद्ध का विहार होता ना, जो आश्रम टाइप होता है, वहाँ पे बहुत सारी कन्याएं थी। उन कन्याओं की संख्या कुछ इतिहासकार 700 कन्याएं बताते हैं। तो उन सारी 700 सुंदर कन्याओं को भी इसने जीत लिया। जब इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया तो उसकी कन्याएं भी उसकी ही हो गई। तो उन 700 कन्याओं को भी इसने अपने अधिकार में ले लिया, जिसमें से कुछ कन्याएं और यहाँ से लूटा गया धन संपदा कहाँ पहुँचाया गया, हज्जाज के पास, खलीफा के पास पहुँचाया गया। तो इस प्रकार इसने देवल और मकरान के क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया। जिसकी रक्षा कौन कर रहा था, दाहिर का एक भतीजा था जो कर रहा था। और यहाँ पे आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम ने अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करके इस पूरे क्षेत्र को मुस्लिम साम्राज्य के रूप में बना दिया। पूरा इस यहाँ के जितने व्यक्ति थे सबको इस्लाम धर्म में कबूल करवा के, जो नहीं कर रहे थे सबको मार काट के एकदम इस्लामिक साम्राज्य की यहाँ पे उसने क्या कर दी, स्थापना शुरू कर दी। इसके बाद जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को जीत लिया, मकरान को जीत लिया, तो फिर वो कहाँ बढ़ा था, उसका मेन टारगेट क्या है, दाहिर है। दाहिर कहाँ पे बैठा है, अरौर में बैठा है, मतलब सिंध में बैठा है। तो अभी उसको क्या करना है, दाहिर तक पहुँचना है। तो दाहिर तक पहुँचने के पहले, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के पहले इतने पूरे क्षेत्र को ये जीतते जा रहा है। ऐसा नहीं कि छोड़ते जा रहा है, सबको जीतते जा रहा है और पूरे क्षेत्र को साम्राज्य, इस्लामिक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट करते जा रहा है। तो अब आप देखिए, देवल से जैसे ही ये निकला तो देवल के बाद यहाँ पे आप थोड़े ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, नीरून नाम का एक क्षेत्र है। और ये नीरून, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बौद्ध कन्याएं यहाँ पे देवल के पास में रहती थी, ऐसे ही नीरून एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे क्या था, बौद्ध भिक्षु लोग ही रहते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही इस क्षेत्र में आता है तो बौद्ध भिक्षु लोग इससे आक्रमण वाला जैसे इसके ऊपर करता है तो लड़ने के लिए मना कर देते हैं, बोल देते हैं भैया हम तो भिक्षु लोग हैं, हमें लड़ने से कोई मतलब नहीं है, आप तो हमको पकड़ लो और हमको जेल के अंदर डाल दो और ये क्षेत्र आप ले लो, ऐसा उन्होंने बोले थे। तो नीरून को इन्होंने जीत लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। फिर उसके बाद जैसे ये ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पे इसको पड़ता है सहवान। सहवान बहुत अच्छा क्षेत्र था। इस सहवान की रक्षा दाहिर का चचेरा भाई था जिसका नाम था बजहरा। ये बजहरा एक बार आपसे यूपीएससी में पूछा गया था इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू कह रहा हूँ, प्रीलिम्स में। तो ये सहवान में बजहरा के बारे में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है ना। तो सहवान एक क्षेत्र पड़ता है, नीरून के थोड़े आप ऊपर और जाएंगे तो इसने नीरून को जब सहवान पे चढ़ाई की तो उस समय बजहरा यहाँ की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था। बजहरा कौन है, दाहिर का चचेरा भाई था। तो उसने कुछ समय तक विरोध किया, उसके साथ युद्ध किया, परंतु फिर उन्होंने बोला कि भैया मैं नहीं जीत पाऊँगा, आप मुझे अपने बस में कर लो, जेल में डाल लो। तो उसने सहवान पे भी आक्रमण करके इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया। अब सहवान के बाद भैया सीधे आप यहाँ आ रहे हैं सिंध वाले क्षेत्र में। ये सिंध का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका क्या है, अरौर है। अरौर इस समय सिंध की राजधानी है, ठीक है। अरौर, दाहिर ने अपनी राजधानी किसको बना के रखा था, अरौर को बना रखा था। तो सहवान को जीतने के बाद जैसे ही
मोहम्मद बिन कासिम की पूरी सेना फौज सिंध पहुंच जाती है दाहिर पे आक्रमण करने के लिए। तो आपको आपने देखा होगा यहाँ पे एक नदी तंत्र पड़ता है, सिंध नदी तंत्र पड़ता है। तो यहाँ पे बीच में एक नदी पड़ती है, नदी। अब नदी का नाम वाम तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ कौन सी नदी उस समय उसको कहा जाता था, परंतु जो हमारी ये जो पंच नदी होती है उन्हीं में से कोई एक नदी रही होगी। तो दाहिर को एक बात का तो यकीन था कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना ये नदी को पार करके तो नहीं आएगी, इतना तो उसको यकीन था, क्योंकि उसके पास घोड़े वोड़े थे, तो घोड़े कैसे आएंगे नदी वदी क्रॉस करके, तो ऐसा उसने सोचा। परंतु जैसे ही उसने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इस नदी के ऊपर भाई साहब नाव का पुल बनवा दिया, पूरा लकड़ियों को कटवा कटवा के नाव जैसा उसने शेप दिया और पूरा नाव का ऐसा एक पुल बनवाया ताकि सारी की सारी सेना क्रॉस कर ले। तो जैसे ही दाहिर ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना नाव का पुल बना के नदी क्रॉस करने लगी है, तो भाई साहब की क्या हुई, तन आ गई। और जैसे ही ये क्या हुआ, इसने देखा कि सेना आने लगी है, तो यहाँ पे सिंध के थोड़े ऊपर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक पड़ता है क्षेत्र रावण। क्या पड़ता है, रावण। तो ये सिंध से सारी की सारी सेना को लेके और वहाँ के लोगों को लेके कहाँ भाग जाता है, रावण भाग जाता है। कौन, दाहिर, रावण भाग जाता है। अब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंच गए हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे दाहिर का पूरा किला खाली पड़ा है, गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि सारे व्यक्ति लोग कहाँ पहुंच गए हैं, रावण। अब ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि दाहिर यहाँ से भागा नहीं था, दरअसल वो रावण गया था सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए गया था कि उसको वहाँ से सपोर्ट मिल जाए। और रावण इसका पूरे साम्राज्य का एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे इसकी पूरी सेना रहती थी, मतलब हाथियों की सेना थी, बड़े बड़े हाथियों की सेना थी, बहुत सारे लाखों सैनिक होते थे, परंतु घोड़े नहीं थे। घोड़े सिर्फ मुसलमानी सेना के पास थे, इनके पास हाथी थे। तो इस्लामिक लोगों के जीतने का सबसे बड़ा कारण भी उनकी सेना में घोड़े का पाया जाना था, क्योंकि घोड़ा जो होता है वो तेज तर्राट दौड़ता भागता है कहीं पे भी, और एक व्यक्ति ऐसे करके भाला लेके दोनों हाथ से ऐसा करके मारते मारते चलेगा ना, तो कितने लोगों को मार देगा यार। और हाथी में इंसान ऊपर बैठा है और ऊपर से वो मारेगा वहाँ से, तो वैसे ही गिर गुरा गया तो वैसे तो संभालना कितनी बड़ी बात है हाथी को। और किसी ने ऐसे कर पत्थर ही फेंक के मार दिया, गिर गया तो वैसे ही मर जाएगा वो, तो हाथी किसी काम का नहीं बचा। तो हाथी की सेना थी दाहिर के पास। तो ये लोग जैसे ही सिंध पे पहुंचे तो इसकी पूरी सेना कहाँ पहुंच गई, सिंध पे पहुंच गई, और दाहिर आ गया रावण तक। रावण में इसने पूरी सेना का सहयोग किया, मतलब सहयोग लिया, जिसमें हाथी की सेना थी, कुछ असुरोही मतलब पैदल सैनिक भी थे, और कुछ आदिवासी कबीले टाइप के लोग भी थे। तो इसने पूरी सेना को तैयार कर लिया था ताकि मोहम्मद बिन कासिम से लड़ सके। अंततः बहुत घमासान युद्ध हुआ, भयंकर का मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत हुआ था, मेरे को भी बहुत पड़ी, इतना सारा बहुत युद्ध हुआ। और यहाँ पे अंततः क्या हुआ, दाहिर की मृत्यु हो गई। दाहिर को इसने क्या कर दिया, मार दिया। 713 ईस्वी में इसने क्या किया, दाहिर को मार दिया। दाहिर मतलब इस टाइम पीरियड तक उसने 711 से शुरू किया, 712 में देवल पे आक्रमण किया था इसने। 712 पहुँचते पहुँचते वो 712 ईस्वी हो गई थी इसको। 712 में उसने देवल पे आक्रमण किया और सिंध में दाहिर को मारते मारते तक उसका जो टाइम पीरियड चालू हो गया था 713 हो गया था। तो दाहिर को 713 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, मृत्यु कर दिया, और रावण और सिंध वाले क्षेत्र में इसने अपना पूरा कब्जा जमा लिया। अब जैसे इसने कब्जा जमा लिया तो आपको एक बात पता होगा, दाहिर की पत्नी थी जिसका नाम था क्या, राणा देवी। इसकी पत्नी का नाम था क्या, राणा देवी, ठीक है। अब आपने एक बार देखा होगा, एक मूवी देखा होगा पद्मावती, जिसमें क्या होता है, वो जो दीपिका पादुकोण होती है, जब उसके पति मर जाते हैं, उसके जो राजा मर जाते हैं, तो वो एक प्रथा अपनाती है जिसका नाम होता है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा क्या होती है, अभी आप मुझसे मत पूछना, मूवी देख लेना पद्मावती, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बात बस ध्यान रखो कि अगर राजा मर जाता है तो उसकी जो पत्नी बेटियाँ होती हैं, तो जीतने वाला इनके ऊपर अधिकार करता है, ठीक है। इनको या तो पत्नी बनाएगा या दासी बनाएगा, इस टाइप से इनको बना के रख लेगा। तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए पहले राजा महाराजाओं की जो महिलाएं थी, जिनको नहीं बनना होता था, किसी की दासी पत्नी नहीं बनना होता था, तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो क्या करती थी, जौहर प्रथा का उपयोग करती थी। एक बहुत बड़ा सा आग वाग लगा लेते थे यार, और उसमें जाके कूद वूद जाते थे, तो उसमें मतलब वो आत्मसम्मान बच जाता था उनका कि भैया मरना हमको पुराएगा पर तेरी दासी बनना नहीं पुराएगा, ऐसा वाला काम था। तो राणा देवी ने एक समय तक मोहम्मद बिन कासिम की सेना के साथ लड़ाई भी किया, परंतु रावण के किले को बचाते बचाते उनको क्या लगने लगा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, तो सारी महिलाओं ने मिलके क्या किया, जौहर प्रथा के माध्यम से अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। यहाँ तक कहानी होती है कि 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, रावण तक इन्होंने क्या किया, अपना पूरा क्षेत्र भी जमा लिया। क्षेत्र जमाने के साथ साथ इन्होंने सिंध, रावण, सहवान, निरून, देवल, मकरान और अरौर एक जगह थी जहाँ पे आपको आगे पता चलेगा। तो
तो इसमें क्या हुआ, इन पूरे क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया, पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और यहाँ तक इन्होंने एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि आगे और क्या होता है। मतलब अभी आपकी दाहिर की मृत्यु हो चुकी है, दाहिर की मृत्यु के बाद इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो चलिए अब ये एक फिर से मैंने थोड़ा नया नक्शा बना दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि रावण तक दाहिर की यहाँ पे मृत्यु हो गई और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आ गया है, रावण तक आ गया है और यहाँ पे क्या हुआ, उसने पूरे सिंध वाले क्षेत्र में इसने क्या कर लिया है, कब्जा हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दाहिर की 2 पत्नी थी, एक का नाम था जिसने जौहर कर ली थी, जो कि आपने पहले यहाँ पे देखा था कि यहाँ रानी की एक जो पत्नी थी जिसने जौहर कर लिया था। अब एक और पत्नी बचती है जिसका नाम होता है रानी लाडी, ठीक है, और उसकी 2 पुत्री भी होती है जिसमें से एक का नाम होता है सूर्य देवी और एक का नाम होता है परमल देवी। जब मोहम्मद बिन कासिम और अरब सेना, इसकी पूरी सेना ने रावण में आके दाहिर की मृत्यु कर दी और रानाबाई ने भी अपने आत्मदाह कर लिया, है ना, अपने सम्मान को बचाने के लिए, उसके बाद इसे यहाँ पे खबर लगती है कि इसकी एक और पत्नी और इसके काफ़ी संतान अभी भी जिंदा हैं। तो कहाँ पे जिंदा रहते हैं वो, रावण के थोड़े साइड में अगर आप जाएंगे, भारत की बॉर्डर से थोड़ा इधर पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये ब्राह्मणाबाद पड़ता है। इस ब्राह्मणाबाद में अब पूरी की पूरी अरब सेना कहाँ आती है, ब्राह्मणाबाद में आती है। पूरी की पूरी रावण से अरब सेना कहाँ आती है, ब्राह्मणाबाद आती है। और ब्राह्मणाबाद क्यों आती है, क्योंकि ब्राह्मणाबाद में दाहिर की जो एक और पत्नी होती है जिसका नाम होता है क्या, रानी लाडी। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, है ना, इसका नाम रानी लाडी। ये यहाँ पे कौन होती है, इसकी दूसरी पत्नी होती है। साथ ही साथ इस पूरे ब्राह्मणाबाद की जो रक्षा, जो हिफाजत कर रहा था, उसका दाहिर का एक और अन्य बेटा होता है जो रानी लाडी से होता है, जिसका नाम होता है क्या, जय सिंह। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, फिर आपको कहीं ना कहीं लिंक जरूर होगा। साथ ही साथ ब्राह्मणाबाद में 2 इसकी कन्याएं भी होती हैं, मतलब इसकी जय सिंह की 2 बहन भी होती हैं, या रानी लाडी या दाहिर की 2 पुत्री होती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है क्या, सूर्य देवी, और एक का नाम होता है परमल देवी, परमल देवी। ये भी आप ध्यान रखें दोनों के नाम, क्योंकि ये दोनों नाम आपको अभी कासिम से संबंधित कहीं ना कहीं तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद की ओर प्रस्थान करता है, जय सिंह वहाँ पे रक्षा कर रहा होता है। एक बहुत समय तक जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम की सेना के बीच में क्या होता है, घमासान युद्ध होता है। परंतु बहुत समय बाद युद्ध ना करने के दौरान उसे ये समझ में आने लगता है जय सिंह को कि अब मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊंगा, और जय सिंह क्या करता है, समय देखते वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। जय सिंह की अभी मृत्यु नहीं हुई है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे चल के जय सिंह का फिर से एक साम्राज्य आएगा महमूद गजनवी के समय में। तो ये जय सिंह यहाँ से भाग जाता है, ब्राह्मणाबाद से कहाँ भाग जाता है, ये इधर कश्मीर वाले हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे। परंतु यहाँ पे भी ये 3 लोग तो हैं, रानी लाडी और इसकी पुत्री, और ये दोनों पुत्री तो अभी यहाँ पे हैं। तो ब्राह्मणाबाद को जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पे जीत लेता है, अपना पूरा अधिकार वहाँ जमा लेता है, तो यहाँ पे क्या करता है, रानी लाडी, सूर्य देवी और परमल देवी को क्या बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से इनको क्या किया जाता है कि जो हज्जाज, जो कि ईरान के क्या हैं, खलीफा हैं, उनके पास इनको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब जब हज्जाज के पास ये दोनों को पहुंचाया जाता है, मतलब सूर्य देवी, परमल देवी और रानी लाडी, तो रानी लाडी तो एक एजेड महिला होती हैं, परंतु ये जो होती हैं यंग लड़कियां होती हैं, और आप तो जानते हैं कि उस समय के समय में क्या होता था, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इन दोनों लड़कियों को जब यहाँ पे हज्जाज के पास पहुँचाया जाता है, तो इन दोनों में से हज्जाज इसको चुन लेता है, किसी सूर्य देवी को जगह परमल देवी को चुन लेता है। दोनों में से किसी एक को चुनना रहता है, एक को तो दासी बना लेता है, एक को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो परमल देवी को ये क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अभी ये जो स्वीकार करने वाली जो मैंने आपको बात बताई है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी इसका एक कॉन्सेप्ट अब भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि रावण से इन्हें क्या किया, ब्राह्मणाबाद को भी जीत लिया। अब ब्राह्मणाबाद को जीतने के बाद अब आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे एक और छोटा सा क्षेत्र पड़ता है अरौर। अरौर एक नाम पड़ता है, अरौर, जो कि उस समय दाहिर के समय में सिंध की क्या थी, राजधानी थी। तो अरौर में जैसे ही इसकी सेना आती है, तो यहाँ पे भी अरौर में भी क्या होता है, दाहिर का एक और जो भतीजा होता है वो यहाँ पे राज कर रहा होता है, मतलब यहाँ की हिफाजत कर रहा होता है। तो उसको भी कुछ समय बाद वो भी विरोध नहीं झेल पाता है, वहाँ नहीं कर पाता है, जीत नहीं पाता है। मोहम्मद बिन कासिम उस क्षेत्र को भी क्या करता है, जीत लेता है। अरौर के बाद अब यहाँ पे एक सबसे मुख्य नगर बसता है मुल्तान।
और ये मुल्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसको मुल्तान का बहुत सारा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा आगे चल के, क्योंकि सिंध पढ़ रहे हैं और पूरे सिंध के अंदर, जैसे आज इंडिया के अंदर सबसे टॉपेस्ट सिटी के अंदर मुंबई दिल्ली आती है, ऐसे ही उस समय सिंध क्षेत्र के अंदर में सबसे जो खतरनाक सिटी थी, सबसे मुख्य नगर कह सकते हो आप, जहाँ पे व्यापारिक केंद्र, राजनीतिक केंद्र, सारे प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, एक बड़ा नगर था, मुख्य नगर था, तो ये था क्या आपका मुल्तान। और इसी मुल्तान के तरफ अब पूरी की पूरी अरब सेना कहाँ आती है, मुल्तान पे अधिकार करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही पूरी अरब सेना मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुल्तान की ओर बढ़ती है तो मुल्तान में भी एक बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता है और उस युद्ध के बाद भी क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम आखिरकार जीत जाता है। जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान पे अपना अधिकार कर लेता है तो एक बात मैं आपको बता दूं, सिंध में मुल्तान फेमस इसलिए था क्योंकि इस मुल्तान क्षेत्र में सोना बहुत होता था, सोना मतलब गोल्ड, ये गोल्ड यहाँ पे बहुत होता था। जब अरब सेना ने इस क्षेत्र में जब अपना अधिकार किया तो उनको भमासार गोल्ड मिला, बहुत सोना मिला, बहुत सोना मिला, और इसी कारण से मोहम्मद बिन कासिम ने इस नगरी को, जो कि मुल्तान थी, इसे क्या कहा था, स्वर्ण नगरी कहा था। क्या कहा था, स्वर्ण नगरी। अब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे ध्यान रखें, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कई दफ़ा पूछेगा ये बात, कई दफ़ा पूछेगा। अगर आपका इतिहास ऑप्शनल है और अगर आप इतिहास में, अगर आपके जीएस फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आए हुए हैं तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे इस टाइप की चीज़ें कि सिंध के समय में, मतलब इस समय, इस शताब्दी के समय में आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में जब आक्रमण किया था तो सिंध में उस समय स्वर्ण नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता था। तो याद रखें ये कौन सी नगरी है, मुल्तान था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। यहाँ पे फिर क्या हुआ, मुल्तान में जब इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, अधिकार जमाने के बाद इन्होंने सारे मंदिरों को तोड़े, वहाँ मस्जिदों का निर्माण कराया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुल्तान में की गई। अब मुल्तान में ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप देखिए मुल्तान और यहाँ से इंडिया कितना दूर है, ज़्यादा दूर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से इंडिया की बॉर्डर दिख ही रही है, ब्राह्मणाबाद से भी इंडिया इनको दिख ही रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान पे अपना अधिकार कर लिया, मुल्तान पे अधिकार इन्होंने कब किया, 713 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, 713 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान तक अपना अधिकार पूरा जमा लिया था। कहने का मतलब पूरा सिंध का जो क्षेत्र था, इन्होंने पूरे सिंध के क्षेत्र को पूरा अधिकार कर लिया था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की नज़र पड़ती है भारत की ओर। अभी भारत नहीं आया है मोहम्मद बिन कासिम, अभी भारत नहीं आया है, अभी तो मुल्तान पे है। मुल्तान से जब ये अपनी योजना बना रहा होता है, कहाँ पे, भारत में आक्रमण करने के लिए, तो इस समय भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज अभी हम पढ़ेंगे, आगे पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक करके बस सबको सेगमेंट के रूप में पढ़ना है। तो उस समय यहाँ पे भारत के अंदर जो सबसे बड़ा साम्राज्य चल रहा था, कन्नौज चल रहा था, और कन्नौज को जीतने की प्लानिंग करने लगा था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और इसीलिए एक व्यक्ति था इसकी सेना के अंदर जिसका नाम था अबू हकीम। नाम याद रखना, ये बहुत चीज़ें आपको, हकीम, क्योंकि ये लोग आपको आगे नाम से मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन था ये अबू हकीम। तो अबू हकीम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम की सेना के अंदर एक सैनिक था, नेतृत्व करने वाला एक सेनापति था। तो अबू हकीम के नेतृत्व में लगभग 1000 अश्वरोही सेना के साथ इन्होंने क्या किया, कन्नौज पे आक्रमण भी कराया था। मोहम्मद बिन कासिम स्वयं नहीं गए थे, एक बात याद रखना, ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान का जो आज का नक्शा है उसमें कभी आक्रमण नहीं किया है। उस समय का जो हिंदुस्तान था जिसमें पाकिस्तान, सिंध, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, उस कंप्लीट यूनिट पे मोहम्मद बिन कासिम पहला इंसान था जिसने सफल आक्रमण किया है। परंतु आज का जो भारत का नक्शा है, मतलब जिसमें पाकिस्तान अगर आपका अलग हो गया है और अफगानिस्तान सब अलग अलग हो गए हैं, तो ये वाली बॉर्डर के अंदर पे मोहम्मद बिन कासिम ने आज तक आक्रमण नहीं किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान के आधुनिक भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने कदम भी नहीं रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अबू हकीम के नेतृत्व में लगभग 1000 अश्वरोही सेना के साथ इन्होंने कन्नौज पे भी आक्रमण कराया, क्योंकि इनको जीतना था। अब वो जीते नहीं जीते वो अपनी आगे की कहानी कन्नौज में हम पढ़ेंगे। बस ये याद रखिए, यहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम रुक जाता है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ मुल्तान में आके क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसके आगे वो अबू हकीम को पहुँचा देता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि कन्नौज की पावर कितनी है, अगर ये सेना मेरी थोड़ी बहुत जीत के आएगी या यहाँ से जो फीडबैक मुझे मिलेगा, उसके बाद वो फिर वहाँ पे आक्रमण करता। परंतु शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम ने डायरेक्ट आक्रमण इंडिया के वर्तमान के नक्शे में कभी नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ की कहानी हम आगे पढ़ेंगे कन्नौज के सेक्टर में। परंतु इसी दौरान
अभी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के वर्तमान आधुनिक भारत को अभी जीता नहीं है, ना उसमें आक्रमण किया है, सिर्फ योजना तैयार हो रही थी। इसी दौरान क्या होता है, ये भारत को जीतने का इसका जो सपना होता है ये अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दौरान इसकी हत्या करवा दी जाती है। की नहीं जाती है, करवाई जाती है। वो स्वयं नहीं करता है, वो करवाई जाती है। कैसे करवाई जाती है ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे लॉजिक समझिए। ये जो परमल देवी है इसकी कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है मोहम्मद बिन कासिम की 713 में जब इसने क्या किया, 713 ईस्वी में जब इसने मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान को जीतने के बाद 713 ईस्वी के समय की ही बात है, जिस समय हज्जाज के पास ये दोनों कन्याओं को पहुँचाया गया था, जिसमें से इसने परमल देवी को अपनी गृहिणी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में उसने स्वीकार कर लिया था। जिस समय परमल देवी हज्जाज के साथ जब शयनालय में जा रही थी, उस समय उन्होंने एक बात बोल दी किसी हज्जाज को कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुझे आपके पास पहुंचाने से पहले मेरा सतीत्व को क्या कर दिया है, भंग कर दिया है। कहने का मतलब एक प्रकार से कि इसके पहले भी मोहम्मद बिन कासिम ने उसे छुआ है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। तो ये बात हज्जाज को, जो कि उस समय ईरान के अरब के क्या हैं, खलीफा हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होती और वो यहाँ पे एक आदेश जारी कर देते हैं। जब आदेश जारी कर दिया जाता है तो उस समय आदेश में क्या लिख दिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जहाँ पर भी पाए जाते हैं वहाँ पे उनको पकड़ लिया जाए और उसकी खाल उधेड़ के बैल की खाल में या किसी जानवर की खाल में सिलवा के मेरे सामने पेश किया जाए। इतनी खतरनाक सजा दी जाती थी, जबकि मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे सिंध पे हाहाकार मचा के उसको जीत लिया था। फिर भी हज्जाज को ये बात नहीं समझ में आई तो उसने ये आदेश जारी कर दिया। अंततः यही हुआ कि उसने क्या किया, उसकी आज्ञा का पालन किया गया। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से ही वापस बुलवा के उसकी खाल उधेड़ के उसको बैल के साथ उसकी खाल को सिलवा के और हज्जाज के सामने पेश कर दिया गया। अब जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, कहने का मतलब यहाँ से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम का तो चैप्टर ही खत्म हो गया यहाँ पे, और उसकी हत्या करवाई गई है, उसने स्वयं ने नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग थी किसकी, परमल देवी की। जब ये बातें सामने आ जाती हैं तो परमल देवी एक समय आने के बाद क्या बोलती हैं हज्जाज को कि आपने मेरे पिता दाहिर को मारा था, उनका बदला लेने के लिए मैंने आपके साथ धोखा किया, मैंने आपको झूठ बोला, ऐसी बात नहीं थी। जो भी सच बात थी उन्होंने बता दिया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं किया था मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ। ये बात को फिर हज्जाज बर्दाश्त नहीं करते और क्या करते हैं, रानी लाडी, सूर्य देवी और परमल देवी, इनको इतनी खतरनाक सजा दी जाती है कि घोड़े के साथ इनको बांध दिया जाए और तब तक घसीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो इस तरीके से इन तीनों को भी यहाँ पे ख़त्म किया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इतनी कहानी सुनने के बाद आपको एक बात ज़रूर समझ में आई होगी कि मोहम्मद बिन कासिम अभी भी मुल्तान में ही है, भारत में नहीं आया है अभी। भारत मतलब आधुनिक भारत, वर्तमान भारत। और ये बड़ा लॉजिकल चीज़ है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना तो बड़ा शानदार सी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो आपको भी मज़ा आता है कि नहीं यार हमने ऐसे ऐसे जवाब दिए। क्यों? क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें पता थी। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको क्या होता है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। अब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में जब उसने मुल्तान पे जीता था तो क्या आधुनिक भारत के अंदर, जो कि वर्तमान का भारत का नक्शा है, उसके किसी क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था क्या? जवाब क्या होगा आपका, एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि कहानी आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने है। नहीं किया था, स्वयं ने नहीं किया था, परंतु करवाया था, ये बात एकदम सही है। किसके नेतृत्व में? अबू हकीम के नेतृत्व में। और कितने 1000 अश्वरोही सेना को उसने पहुंचाया था। कहाँ करवाया था? कन्नौज में करवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि भारत के अंदर, भारत कौन सा, उस समय का भारत, ठीक है ना, 8वीं सदी का भारत, उस समय के भारत में पहला अरब था जिसने सफल आक्रमण किया था। सफल आक्रमण मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है ये भी हिंदुस्तान के अंदर ही काउंट किया जाता था, उस समय भारत के अंदर ही काउंट किया जाता था। तो इस पूरे क्षेत्र को उसने जीत लिया, तो जीत लिया तो मतलब सफल हो गया। अब जब सफल हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, सफल वो क्या रहा, आक्रमणकारी रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला सफल आक्रमणकारी था अरब के क्षेत्र से, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम का पूरा की पूरा चैप्टर होता है खत्म। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे भारत में तुर्कियों का आक्रमण, और तुर्कियों के आक्रमण के लिए हम एक बार फिर से शुरुआत करेंगे नक्शे के माध्यम से, ताकि आपको एक एक चीज़ स्पष्ट हो जाए। और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले सेशन में, तो उसके लिए आप इंतज़ार करें। और उसके पहले आप इस नक्शे को, इस पूरे मैप को आप समझ के रखें कि हमने कहाँ से कैसे किया। देवल उस समय का बंदरगाह था और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण
आक्रमण किया क्यों, उसकी भी वजह हमने जानी। उसके बाद कहाँ पे मकरान, नेरून, सहवान, ब्राह्मणाबाद, रावण हो गया, मुल्तान हो गया, अरौर हो गया। उस समय सिंध की राजधानी क्या थी, अरौर थी। मुख्य नगर कौन सा था, मुल्तान था। और उस राजा कौन था, दाहिर था। बेटा कौन सा था, जयसिंह था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी जयसिंह यहाँ पे मरा नहीं है, क्षेत्र को छोड़ के भाग गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के जब यहाँ पे एक साम्राज्य खड़ा होगा तो उसमें कौन रहेगा, आपका जयसिंह रहेगा, जिसका महमूद गजनबी के साथ युद्ध भी होता है। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो महमूद गजनबी वाला चैप्टर जो होता है वो तुर्की आक्रमण के अंदर आता है। महमूद गजनबी कभी अरब से नहीं था, वो तुर्कमेनिस्तान से था। उसकी भी कहानी मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा, कहाँ से वो कैसा आया, किसने लेके आया, कुछ साम्राज्य से था, कैसे साम्राज्य से था। ये सारी कहानी हम अगले सेशन में देखेंगे। तो तब तक आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके इसकी मेंस आंसर राइटिंग करें। और इसी के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया है यूपीएससी में, और वो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको और अभी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी आंसर राइटिंग आपको करना है। और उसकी आंसर राइटिंग करके आप क्या करें, पैड वाले ग्रुप में आप उसका आंसर पोस्ट करें, उसको चेक करके मैं आपको बताऊँगा। सवाल जो था मैं आपको लिख के भी दे दूँगा। सवाल ये था कि भारत पे अरबों का आक्रमण एक घटना मात्र है, क्यों? इसका संक्षिप्त में आपको विस्तार करना है 150 शब्द में। क्यों घटना है, वो सिर्फ एक घटना मात्र क्यों है, ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूँ। उसमें क्या कंटेंट लिखना है, क्या कंटेंट नहीं लिखना है, पहले आप अपने तरफ से उसे लिखें। उसके बाद मैं फिर आपके लिए वो एक आंसर आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे तो आपने लगभग सारी चीज़ें उसमें लिख लोगे आप, क्योंकि सारी कहानी आपको पता है, क्यों एक घटना है, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस समय स्थितियाँ क्या थीं, क्या नहीं हुआ था, जनता की क्या सोच थी, इसने क्या किया, क्या इसका संपूर्ण योगदान था क्या जीतने के लिए। तो ये सारी बातें आपको उसमें लिखना रहता है। तो 150 शब्दों में एक कंबाइन आंसर बना के आप बहुत अच्छा आंसर तैयार करें और उसको लिख के आप इस ग्रुप में ज़रूर डालें, तो मैं चेक करके आपको बताऊँगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, भारत में तुर्कों का आक्रमण, तो वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।